हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। सो बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस में हमारा जो एक लास्ट प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन, वो बाकी है और आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बच्चों एक्सक्रीशन वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बच्चों एक्सक्रीशन में क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी में काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन आएगा, सबको पता है बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है। हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन यानी सपोज अगर मैंने कहा कि भाई जो स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च का सिंपली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना, स्टार्च का सिंपली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जो स्टार्च है उसका ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होना वो केमिकल रिएक्शंस है। अगर ये केमिकल रिएक्शन एक लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि डाइजेशन। ठीक है, हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन में डाइजेशन के बारे में पढ़ा है बच्चों। ठीक है, तो हम वही देखते हैं कि जैसे अगर डाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसने फूड इनटेक किया, उसके स्टमक में इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हुआ, वो डाइजेस्टेड फूड जो था वो एब्जॉर्ब्ड हो गया। वो डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब फूड को ब्लड के थ्रू, हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में देखा, जो भी चीज़ एब्जॉर्ब्ड होगी उसको कौन लेकर जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। किसके पास लेके जाएगा बच्चों, सेल्स के पास लेके जाएगा। ब्लड उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, सेल्स के पास। ठीक है, तो जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स सेल्स के पास जाते हैं, जैसे ही ये न्यूट्रिएंट सेल्स के पास जाते हैं, तो सेल्स क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत सारी एनर्जी दैट इज एटीपी रिलीज होता है, एंड अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी क्या कर देती है, एक्सेल कर देती है। एक्सेल यानी बाहर निकाल देती है। देखो, जो खाना उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, वो खाना ब्लड के थ्रू सेल्स के पास गया। सेल्स के पास इसलिए जाता है क्योंकि हमें पता है कि वहां पर उसके साथ क्या होने वाला है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और उस टाइम पे बच्चों बहुत सारी क्या रिलीज होगी, एनर्जी। एनर्जी तो चाहिए, हमने खाना खाया ही क्यों था, याद करो स्टार्टिंग में हमने खाना इसलिए खाया था क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस है जो हमें परफॉर्म करने हैं, उसी लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हमने फूड लिया, फूड का हमने डाइजेशन किया। वो डाइजेस्टेड फूड के साथ फिर हमने सेकंड जो प्रोसेस देखा था दैट वाज सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेलुलर रेस्पिरेशन में वो फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब उसमें एक हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको एक्सेल कर देते हैं। अब इसी के साथ साथ बच्चों काफी सारे और वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया। अब ये काफ़ी सारे हार्मफुल वेस्ट जो है वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इन हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर अगर नहीं निकाला गया बच्चों, तो ये बहुत टॉक्सिक होंगे, और अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उससे हमारी जान भी जा सकती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना था वो तो हमने एक्सेल कर दिया, लेकिन वहां पे साथ ही साथ बच्चों काफी सारे ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट भी बन रहे हैं। अगर उसको हमने एक्सक्रीट नहीं किया, अगर हमने उसको एक्सक्रीट नहीं किया तो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो हमारी जान भी ले सकते हैं। तो इसीलिए ब्लड क्या करेगा, ब्लड इन सारे टॉक्सिक चीजों को किडनी के पास लेके जाएगा। किडनी कहेगी कि भाई मैं हूं ना, तुम्हें इन टॉक्सिक वेस्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनको मेरे पास लेकर आओ। तो किडनी क्या कर रही है, इन सारे वेस्ट को अपने पास बुला रही है, ब्लड में से इन सारे वेस्ट को ले लेगी और यूरिन के साथ उसको रिलीज कर देगी। दैट इज एन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या हो गया बच्चों, कि जो भी हमारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, मोस्टली नाइट्रोजिनस वेस्ट, इन सभी में बच्चों नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इन सभी में नाइट्रोजन, ठीक है, प्रेजेंट होगा। सो किडनी क्या करती है, इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करती है और उसे हम एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब देखने जाओ तो बच्चों जो भी हार्मफुल चीज है उसको निकाल देना बॉडी से, ठीक है। बट जब हम एक्सक्रीशन स्पेसिफिकली बात करते हैं ना, तो हम नाइट्रोजिनस वेस्ट के रिमूवल के बारे में बात करते हैं, जो कि यूरिन के थ्रू होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है जो एक्सेलेशन के थ्रू बाहर जाता है। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब वेस्ट है वो भी तो फीकल मैटर के थ्रू बाहर जाता है, एनएस के थ्रू। तो ये सारे भी वेस्ट है। पर जब हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आओ इसको थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में बच्चों हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो डाइजेस्टिव फूड है, मतलब जो हमने फूड इनटेक किया, ये फूड इनटेक हुआ, ठीक है,
ये फूड का डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, इसको कौन कैरी करेगा? ब्लड कैरी करेगा। ब्लड इसको किसके पास लेके जाएगा बच्चों? सेल के पास लेके जाएगा। सेल इस ग्लूकोज को या जो भी हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब उसका एसिमिलेशन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन। तो यहाँ हमारे फूड का क्या होगा? एसिमिलेशन हो रहा है। तो सेल में जैसे ही फूड पार्टिकल्स गया, ये फूड पार्टिकल्स को क्या होगा? देखो सेल ने क्या किया, उसको यूज किया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज की। एनर्जी रिलीज हो गई। नाउ ये एनर्जी के साथ साथ बच्चों देखो यहाँ लिखा है हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। और अगर इन सब्सटेंसेस को हमने नहीं रिमूव किया, अगर इन सब्सटेंसेस को हमने रिमूव नहीं किया तो ये सीरियस डैमेज कॉज करेंगे एंड सम टाइम इट लीड्स टू डेथ, है ना। तो ये सारी चीजों को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो इसलिए बॉडी से उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो इसको कौन कैरी करेगा? ब्लड। तो ये जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड जो है, देखो ब्लड ने उसको कैरी किया और ब्लड इसको कहाँ पे लेके जाएगा? किडनी के पास। तो ब्लड उसको किडनी के पास ले गए। अब किडनी क्या करेगी? किडनी इस ब्लड को फिल्टर करेगी और जो वेस्ट है उसको यूरिन के फॉर्म में रिमूव कर देगी। समझ में आया क्या होगा? सो किडनी क्या करेगी? जो भी हमारे हार्मफुल वेस्ट है वो ब्लड में से ले लेगी और यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो ये रही आपकी डेफिनेशन बच्चों। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ, द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस। देखो मैंने कहा था, सो नाइट्रोजिनस वेस्ट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है आपको कि जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का तरीका अलग होता है बच्चों एक्सक्रीट करने का। जैसे हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, अमीबा, पैरामीशियम, तो बच्चों वो तो यूनिसेलुलर है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? यूनिसेलुलर से तुम क्या एक्सपेक्ट करो कि उनके पास टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा? नहीं हो सकता ना। तो अगर वो भी तो एक्सक्रीशन करेंगे। हम जितने भी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं वो क्या है? सभी ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेन, जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करेंगे। तो ये लोग एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं? सिंपली बाय देयर बॉडी सरफेस। ये हमने अमीबा में, पैरामीशियम में देखा था। जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड था उन्होंने सिंपली अपने बॉडी सरफेस से बाहर निकाल दिया था। सेम उसी तरीके से ये लोग मेटाबॉलिक वेस्ट को भी अपने बॉडी सरफेस से बाहर रिमूव कर देंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास तो बच्चों क्या है? स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करने वाले हैं, सो वी हैव किडनीज। हमारे पास किडनीज है बच्चों, स्पेशलाइज ऑर्गन्स। सो हम किडनी की मदद से सारी चीजों को बॉडी से बाहर, मतलब सारी मतलब जो भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करेंगे। ओके, नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं वो देखेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में क्या होगा? देयर इज वन पेयर ऑफ किडनी, राजमा की तरह दिख रही है, सबने राजमा खाए होंगे राइट। सो जो किडनी बीन्स, ठीक है, जो राजमा होते हैं उसको किडनी बीन्स कहा जाता है क्योंकि उसका शेप ही किडनी जैसा है। उसका शेप किडनी जैसा है, इसलिए उसको किडनी बीन्स कहा जाता है बच्चों। ठीक है, कलर भी तुम देख सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, देयर इज वन पेयर ऑफ किडनी। किडनी से 2 ट्यूब्स अराइज होती है बच्चों, मतलब हर एक किडनी से एक ट्यूब अराइज होती है जिसको क्या कहा जाता है? यूरेटर। ठीक है, ये यूरिन को कैरी करती है। ये यूरिन को कहाँ पे लेकर जाएगी? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में लेके जाएगी जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। सो बच्चों हमारे पास वन पेयर ऑफ किडनीज है, किडनी से अराइज होते हैं वन पेयर ऑफ यूरेटर विच आर नथिंग जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। ये ओपन होते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नाउ ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक स्मॉल ट्यूब में ओपन होता है एंड दैट स्मॉल ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। उस स्मॉल ट्यूब को हम क्या कहेंगे? यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हम यूरिन बाहर पास आउट करते हैं। Okay, so these are the different organs of the excretory system of humans. One pair of kidney, one pair of ureter, one urinary bladder and urethra. बच्चों इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किडनी में जो ब्लड लेकर जाएगी, है ना, सारे बॉडी में से जो भी ब्लड लेकर जो किडनी की तरफ जाएगी उसको हम, उस ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे रीनल आर्टरी। देखो ये किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, एंड दिस इज यूरेथ्रा। ओके, नाउ द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू किडनी, जो ब्लड किडनी में लेकर जाने वाली ब्लड वेसल है उसको हम कहेंगे रीनल आर्टरी। उसको हम क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी। देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जो भी हार्मफुल वेस्ट है उसको जो ब्लड है वो किडनी के पास लेके जाएगी। ठीक है, तो वो किस ब्लड वेसल्स के थ्रू लेके जाएगी? रीनल आर्टरी के थ्रू। एक बार ब्लड में से सारे हार्मफुल वेस्ट किडनी ने ले लिए, उसके बाद जो ब्लड बचता है वो किडनी से बाहर आता है। वो ब्लड किडनी से किसके थ्रू बाहर आएगा? तो रीनल वेन।
ठीक है, किसके थ्रू बाहर आएगा बच्चों, रीनल वेन। सो द वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द किडनीज इज कॉल्ड एज रीनल वेन। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। आर्टरी आपको पता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, और वेन्स क्या होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगे। तो किडनी की तरफ जो ब्लड को लेकर जाएंगे वो रीनल आर्टरी है, और किडनी से दूर जो ब्लड को लेकर जाएंगे वो रीनल वेन है। रीनल वर्ड जो है वो किडनी से रिलेटेड है, जैसे पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग से रिलेटेड है, वैसे रीनल वर्ड बच्चों आपका किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड होगा। ओके, चलो आओ देखते हैं थोड़ा सा किडनी के बारे में। सो बच्चों किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किडनीज कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे लोअर एब्डोमेन, मतलब पीछे की तरफ लोअर बैक में एब्डोमेन में सिचुएटेड है। बैक साइड, आगे की तरफ नहीं होती है बच्चों, पीछे की तरफ होती है, ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखो लोअर एब्डोमेन में है लेकिन पीछे की तरफ होती है ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी आपका बैकबोन, ठीक है। सो बैकबोन की दोनों तरफ आपकी वन पेयर ऑफ किडनी सिचुएटेड है। अब जो किडनी है, मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि जो किडनी है वो यूरिन बनाएगी, ब्लड फिल्टर करेगी, पर किडनी के अंदर जो ये काम करते हैं, जो किडनी के बेसिक यूनिट्स है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो इस ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगे, जो कि मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं हर एक किडनी में। एक किडनी में उनकी क्वांटिटी है मिलियंस, और उसको हम लोग कहेंगे नेफ्रॉन्स। ठीक है, एक किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का बच्चों काम कर रहे हैं वो क्या है, नेफ्रॉन्स। ठीक है, कैन सी दे आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो देखो ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बच्चों डिटेल में देखना है। आपको समझ में आया क्या हुआ, मैंने क्या कहा कि किडनी जो है, किडनी यूरिन बनाने का काम करते हैं, पर किडनी के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, जो उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी की, उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। तो आओ बच्चों देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बच्चों सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेफ्रॉन में देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये डबल वॉल्ड होता है बच्चों। ठीक है, इट्स अ डबल वॉल्ड, मैं आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से डबल वॉल्ड होता है। ये एक वॉल हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट वॉल यानी ये इनर वॉल होती है बच्चों इसकी, और ये वाली सेकेंड वॉल हो गई, दैट इज आउटर वॉल। ठीक है, तो इसके दो वॉल्ड होती है, इट्स अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये कप के बीच में यू कैन सी दिस, ये जो चीज है, ये जो है, ठीक है, ये क्या हो जाता है बच्चों, इसका लुमेन हो जाता है, या एम्प्टी स्पेस है। लुमेन, लुमेन यानी एम्प्टी स्पेस है ना, कप है तो मतलब उसके दो, एक इनर और आउटर, और दोनों वॉल्स के बीच में देयर इज अ लुमेन यानी स्पेस है। तो जब भी ब्लड फिल्टर होगा, जब भी ब्लड फिल्टर होगा तो वो फिल्टर होने के बाद यहाँ पर आएगा। जैसे अगर तुमने चाय बनाई है बच्चों, चाय बनाई, ठीक है, चाय बनाने के बाद तुम चाय को अगर छानते हो, तो जब चाय छन कर आती है तो किस में जाती है, कप में जाती है। बस सेम उसी तरह से याद रखोगे, जब ब्लड छनेगा, यानी जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, तो फिल्ट्रेट होने के बाद वो ब्लड किस में आएगा, बोमेन्स कैप्सूल में, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है। बोमेन्स कैप्सूल में है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है। तुमने चाय छानी, कप में आई, वैसे ब्लड छनने के बाद किस में आएगा, कप में आएगा। उस कप का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, आओ आगे और देखते हैं इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में। सो बच्चों देखो ये रहा बोमेन्स कैप्सूल, अभी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से जो भी चीजें फिल्टर होगी वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगी। उसके बाद देर इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये पूरा ट्यूब है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टिब्यूल कहेंगे। टिब्यूल के बाद जो भी यूरिन होगा वो एक डक्ट में कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। सो नेफ्रॉन में एक चीज हमने क्या पढ़ी, बोमेन्स कैप्सूल, ब्लड फिल्टर होने के बाद बोमेन्स कैप्सूल में आएगा, उसके बाद वो पास होगा टिब्यूल में, टिब्यूल के बाद वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और ये कलेक्टिंग डक्ट बच्चों बाद में आगे जाके ओपन होती है यूरेटर में। यूरेटर मैंने अभी बताया था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से अराइज होते हैं। नेक्स्ट, जो रीनल आर्टरी यहाँ पे एंटर करी थी किडनी में, जो रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करी थी बच्चों, तो वो रीनल आर्टरी आगे जाके बहुत फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सपोज दिस इज एन आर्टरी विच इज एंटर द किडनी, ये आगे जाके बहुत ऐसे फाइन ट्यूब्स में बच्चों डिवाइड हो जा रही है, बहुत फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो क्लस्टर ऑफ ट्यूब्स बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है, इट्स अ नेटवर्क और अ टफ्ट, टफ्ट यानी समझते हो गुच्छा, है ना। तो एक आर्टरी थी वो आगे जाके फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो गई,
एकदम पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड होगी। इस कैपिलरी के गुच्छे को यानी टफ्ट, टफ्ट इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं टफ्ट, दैट इज TUFT, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी उस कैपिलरीज के गुच्छे को बच्चों हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। देखो याद करो, मैंने कहा था जब भी कहीं किसी भी चीज का एक्सचेंज करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, तो वो कभी भी आर्टरी या वेन से नहीं होगा, वो किससे होगा, कैपिलरीज होगा। कैपिलरी क्या था, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाली ट्यूब, पतली पतली ट्यूब होती है। अगर आर्टरी और वेन मोटे होंगे पर कैपिलरीज होती है वो एकदम पतली होती है, क्योंकि वहां से चीजों का एक्सचेंज करना बहुत ईजी होगा बच्चों। जो भी O2 है, CO2 है, उसका एक्सचेंज करना है कैपिलरीज से होगा। जो भी चीजें एब्जॉर्ब करनी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कैपिलरीज से होगा। यहाँ पे भी जो ब्लड फिल्ट्रेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, कैपिलरीज से होगा। इसलिए रीनल आर्टरी आगे जाके पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और उस ट्यूब के ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों कैपिलरीज। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। So the renal artery enters the Bowman's capsule and forms a network of capillaries, which is called as glomerulus. You can see here, this is the glomerulus, है ना, ये glomerulus है जो Bowman's capsule के अंदर है। ठीक है, जैसे ये Bowman's capsule है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, you can see here, ये Bowman's capsule है और इस तरह से यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, उस तरह से वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट है। सो द नेफ्रॉन इज सराउंडेड, उसके अलावा नेफ्रॉन्स के आजू बाजू भी बच्चों बहुत सारी कैपिलरीज होती है। यू कैन सी हियर, ये काफी सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कैपिलरीज होती है एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट नाउ विल सी कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों। तो देखो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में बहुत सारा वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वो तो है ही, उसके अलावा कभी कभी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भी होगा, सॉल्ट्स भी होंगे, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो ब्लड के अंदर बच्चों क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये जो ब्लड है वो कहाँ पे एंटर करेगा, ग्लोमेरुलस के थ्रू। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ग्लोमेरुलस से ब्लड आएगा, वहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, वो फिल्ट्रेटेड ब्लड किस में एंटर करेगा, तुम्हारे कप जैसे स्ट्रक्चर में, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। इजी है बहुत तरीका याद करने का। चाय को छाना, चाय छान के किस में आ गई, कप में आ गई, ब्लड छान के किस में आ जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल क्या है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, सो इट्स इजी टू रिमेंबर। तो देखो ये रहा डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, ये रेड कलर से दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लड है। तो अब जो भी ब्लड की चीजें फिल्टर होगी वो इस कैप्सूल, देखो मैंने तुम्हें डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर भी समझाया था, ये देखो ये इसकी इनर वॉल हो गई, ये इसकी इनर वॉल हो गई बच्चों, और ये इसकी क्या हो गई, आउटर वॉल, है ना। और इसके बीच में तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये लूमेन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लूमेन हो गया, जहां पे ब्लड छनकर आएगा। और इसके बाद हमारा वो हाईली कॉइल्ड क्या आ जाएगी बच्चों, टिब्यूल आ जाएगी। तो यहां से जो भी फिल्ट्रेट होगा वो आगे पास होगा, और ये जो फिल्ट्रेट बनता है बच्चों, ये फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर होकर आया है उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो यहां से ब्लड आया, ब्लड फिल्टर हुआ, वो फिल्ट्रेट किस में ऐड हो गया, बोमेन्स कैप्सूल में एंटर हो गया, बोमेन्स कैप्सूल में वो टिब्यूल में जाएगा। देखो ये रहा ब्लड, ये ब्लड आ गया, ये ग्रीन कलर से आपको अगर जो दिख रहा है, दीज आर ऑल वेस्ट पार्टिकल्स। सी अगेन, यहां से ये देखो ब्लड एंटर कर रहा है, ब्लड में ये सारे पार्टिकल्स हैं। ओके, सो व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस इट गेट्स फिल्टर्ड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस वो भी फिल्टर आउट हो जाएंगे, एंड दैट फ्लूइड विल बी कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल। तो देखो यहाँ से धीरे धीरे वो फिल्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो फिल्टर है वो जो फिल्ट्रेट होगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस फिल्टर जो है, ये जो फिल्ट्रेट है वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा, और बाकी का जो ब्लड है बच्चों वो रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर चला जाएगा। ये जो ब्लड है यहाँ से चीजें फिल्टर आउट हो जाएगी, देखो बोमेन्स कैप्सूल में आ गया, यू कैन सी इन येलो कलर, उसके साथ ये सारे वेस्ट पार्टिकल्स भी आ गए। बाकी का जो ब्लड बचा फिल्टर होने के बाद, तुमने क्या किया, चाय पत्ती को छानने के बाद चाय पत्ती को फेंक दिया था। ठीक है, सो वैसे ही ब्लड फिल्टर हो गया। अब वो जो ब्लड है उसको फेंकना नहीं है बच्चों, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमने उस ब्लड को प्योर कर दिया, हमने किडनी ने क्या किया, उसमें से गंदी चीजें सारी ले ली, तो हम उस बाकी के ब्लड को किडनी से बाहर भेजना है। तो किडनी से बाहर कौन सी ब्लड वेसल्स लेके जाती है, रीनल वेन। किडनी से बाहर कौन सी ब्लड वेसल्स लेके जाएगी, रीनल वेन, और ये आगे देखो टिब्यूल्स में जाएगा, मैंने आपको वो भी शो किया था। तो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द टिब्यूल। अब यहाँ पे आप देखना कि पूरा फिल्ट्रेट शो करेगा कि कैसे पास हो रहा है। सी यू कैन सी दिस अगेन,
ग्लोमेरुलस में से आया और देखो टिब्यूल में कैसे पास हुआ, इस तरह से पास होगा एंड देन फाइनली इट विल एंटर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. सो इन द टिब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज. यस, अब जब वो टिब्यूल में जा रहा है बच्चों, एक बार वो टिब्यूल में चला गया तो वहां पर अगर किडनी को या नेफ्रॉन को ऐसा लग रहा है यार ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज यूरिन में चली जा रही है, अगर यूरिन मतलब जो नेफ्रॉन्स है उनको लग रहा है कि यार ये तो गलती से यूरिन में आ रही है, ये चीजें ये गलती से फिल्ट्रेट में आ गई है, इसको तो जाना नहीं चाहिए, तो टिब्यूल में उन चीजों का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा. किन किन चीजों का, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए एंड सॉल्ट्स हो गए बच्चों. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक बार फिल्ट्रेट बन गया उसके बाद नेफ्रॉन को लग रहा है अरे यार शिट ये तो गलती से चला गया, पर वो चीजें तो मेरी बॉडी को चाहिए, तो उन सब चीजों का वहां पर क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा. वो चीजें कौन सी है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है एंड सॉल्ट्स है. तो इन सब चीजों का वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि एक बार फिल्ट्रेट बना दिया उसके बाद नेफ्रॉन भूल जाता है. नो, नेफ्रॉन मेक श्योर कि सिर्फ हार्मफुल चीजें बॉडी से बाहर जानी चाहिए, यूजफुल चीजों को फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब फिर से वो टिब्यूल में से बाहर निकाल देगा. ओके, चलो आगे. तो देखो यहां से इन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो गया और ये ब्लड में चली जाएंगे, जो भी चीजें गलती से. ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लड पास हुआ, आई मीन जो फिल्ट्रेट था वो पास हुआ, फिल्ट्रेट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी अगर गलती से वो फिल्ट्रेट में रह गई तो उसका यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो गया. यहाँ पे क्या हो गया, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया बच्चों. द रिमेनिंग फ्लूइड, अब सब कुछ वेस्ट है. अब नेफ्रॉन बोल रहा है कि यार भाई मैं जो भी एब्जॉर्ब करना था मैंने कर लिया, जो निकालना था कर लिया, अब ये यूरिन तैयार है, अब इसको किडनी से बाहर निकाल दो. तो वो कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट में जो भी चीजें देखो पास हो रही है, यू कैन से दिस, ये कलेक्टिंग डक्ट में पास हो गया. कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो कहाँ जाएगा बच्चों, यूरेटर में. किडनी है, ये यूरेटर है. ठीक है, यूरेटर के बाद यू कैन सी दिस, ये यूरिन बन गया, ये यूरेटर में अब कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है. यूरिनरी ब्लैडर जो है वो नर्वस कंट्रोल में होती है. नर्वस कंट्रोल में मतलब जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है बच्चों, तब ब्रेन को सिग्नल मिलता है, तब यूरिनरी ब्लैडर ब्रेन को बोलती है अरे भाई मैं पूरी फुल हो चुकी हूँ, इट्स टाइम कि ये जो इंडिविजुअल है वो यूरिन पास कर दे. तो पहले ये ब्रेन को बताती है, फिर ब्रेन हमें बताता है कि भाई तुम्हें यूरिन पास करना है. तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नर्वस कंट्रोल के अंदर है, मतलब हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है बच्चों. ओके, सो जब सिग्नल मिलता है तो द पर्सन रशेस टू द वॉशरूम और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर. ओके, सो दिस इज हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. This is how urine formation takes place in a humans. So stay tuned for the next video. Bye.